हेलो एवरीवन। आज से हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो रेलवे का प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन बैंक है उसका सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक में साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2014 से लेकर 2020 तक रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे का क्वेश्चन बैंक इसमें दिया हुआ है। इसमें रेलवे के 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, एएलपी, स्टेज 1-2, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और जितने भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम के क्वेश्चन को इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप इस बुक को बना लेते हैं तो आपके जितने भी आने वाले रेलवे के एग्जाम में जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करेंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 2 वीडियो में बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर को डिस्कस किए थे। ये आज इसका पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर उत्तक को डिस्कस करेंगे। ये बायोलॉजी का पार्ट 3 वीडियो है। आज सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 3 वीडियो में थर्ड चैप्टर उत्तक के फर्स्ट टॉपिक जंतु उत्तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्राय समान होते हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को उत्तक कहते हैं। इसके अध्ययन को उत्तक विज्ञान या औतिकी कहते हैं। फिर जंतु उत्तक कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। इससे पहला है उपकला उत्तक, दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा है पेशी उत्तक, चौथा है तंत्रिका उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर को गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति तथा परिवर्धन विकास की दृष्टि में समान होती है, उत्तक कहलाता है। ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं। उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संयोजी उत्तक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो किसी जीव के शरीर की में कोशिकाओं के ऐसे समूह को उत्तक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा एक विशेष कार्य करती है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। रक्त और हड्डियां संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक एपिथेलियम उत्तक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एपिथेलियम उत्तक कहलाते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती है। किसका? तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त डैश प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रक्त एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक संयोजी उत्तक। रक्त एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह की परत डाई से बनी होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पपड़ीदार उपकला। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एपिथेलियम उपकला उत्तक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। ये 4 प्रकार घनाकार उपकला, स्टीडियोस्ट्रेटिफाइड, स्तंभाकार उपकला, पपड़ीदार उपकला तथा स्तंभाकार उपकला की बनी होती है, जिसमें वे पपड़ीदार उपकला त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मुख गुहा, जिहा, ग्रास नली तथा आहार नली के स्तर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। क्या है? त्वचा है।
यह शरीर का बाह्य आवरण होता है। क्या होता है? यह बाहरी आवरण होती है, जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। क्या? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वसा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है लचीली संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक, और तीसरा है विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। स्थिर संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अधरतल आधारीय पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए वसा ऊतक शिथिल संयोजी ऊतक है, जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हैं, वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस ऊतक में संग्रहित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हड्डी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी ऊतकों का विशिष्ट कार्य संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना तथा उन्हें सही स्थान पर रखना है। संयोजी ऊतक शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं। संयोजी ऊतक प्रकार निम्न है। पहला है लचीली संयोजी ऊतक, दूसरा है विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, तीसरा है सघन संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हड्डी निम्न में से एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। हड्डी संयोजी ऊतक कैसा? तो हड्डी संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक रेशेदार ऊतक होते हैं। कैसे? तो संयोजी ऊतक रेशेदार ऊतक होते हैं। प्राणियों के संयोजी ऊतकों का मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। क्या होता है? कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। संयोजी ऊतक मानव शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। क्या? तो संयोजी ऊतक का कार्य है मानव शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। तो क्या? यह मानव शरीर के प्रत्येक अंग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संयोजी। तो हमारे शरीर के हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। कौन सा? तो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? इसका ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक तथा उपकला ऊतक चारों पशु यानी कि जंतु ऊतक है। कैसे? तो चारों जंतु ऊतक है। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशे को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु को से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क रखती है। क्या रखती है? उसमें आपसी संपर्क रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कृत्रिम, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक परावर्त झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है। क्या होती है? ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल स्तर का निर्माण करती है। क्या करती है? कोमल स्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात रचना इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाओं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरीय सल्की एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, त्वचा में। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्तरीय स्क्वेमस एपिथेलियम, ये ऊतक कई स्तरों के बने होते हैं। क्या? तो ये ऊतक कई स्तरों के बने होते हैं। सबसे निचले स्तर को जनन स्तर कहते हैं, जो लगातार विभाजित होकर नई नई क्रियाओं का निर्माण करता है। सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाएं चपटी
सतकों जैसी होती है जो पुरानी होकर निर्जीव हो जाती है। यह ऊतक त्वचा, मुख गुहा, ग्रासनली और आंखों कॉर्निया पर वहाँ आवरण बनाती है। इसका मुख्य कार्य संक्रमण तथा घर्षण से बचाना है। क्या है? तो इसका मुख्य कार्य संक्रमण तथा घर्षण से बचाना है। ये जल रोधक का भी कार्य करते हैं। क्या करते हैं? जल रोधक का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक में मिटिक्स होते हैं जो कोशिकाएं मिटिक्स में संग्रहित होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संयोजी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायता एवं विस्तृत रूप से फैला होता है। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक ये कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों कोशिका संरचना प्रोटीन तंतु का स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। फिर ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड की भी स्रावित करती है, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर अधात्री का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक संयोजी ऊतक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रक्त। रक्त एक संयोजी ऊतक है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। कैसा? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। क्या कार्य है इसका? तो संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। कहाँ? यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। संयोजी ऊतकों का विशिष्ट कार्य संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना तथा उन्हें सही स्थान पर रखना है। प्राणियों में संयोजी ऊतक के मुख्य घटक में कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा? तो कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3। तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है। किससे? तो पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है, जो समानांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। कैसे? तो समानांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है, जिसे पेशी तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे पेशी तंतु कहते हैं। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितना? तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है रेखीय पेशी, दूसरा है आरेखित पेशी, तीसरा है हृदय पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एपिडर्मिस। मानव शरीर का त्वचा का सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाती है। यह त्वचा की स्तरीय उपकला की कई परतों से मिलकर बना होता है। यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। बाह्य त्वचा में कोशिकाएं की आकृति 4 प्रकार की होती है। इसमें पहला है सल्की परत, दूसरा है स्वच्छ परत, तीसरा है कनिकामयी परत, चौथा परोही या अंकुरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संयोजी ऊतक नहीं है। बाकी उपास्थि, अस्थि और रक्त सारे संयोजी ऊतक है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अतः फिर अस्थि, उपास्थि तथा रक्त संयोजी ऊतक है, जबकि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डाय संकुचन और विश्राम होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अस्थायी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियम स्क्वैमस कोशिकाओं की एक परत से बनने वाले ऊतक होते हैं, जो सतहों को पंक्तिबद्ध करते हैं। स्क्वैमस कोशिकाएं बड़ी, पतली और सपाट होती है और इनमें एक गोल केंद्रक होता है। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायु कोष में पाया जाता है। यह विसरण सीमा का कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अधिचर्म कोशिका। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उपत्वचा द्वारा आकृत होती है। उपत्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है जो अपत्वचा या अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा लावित की जाती है। उपत्वचा की कोशिकाएं दीर्घित तथा चपटी होती है। इनमें कोई अंतरिकोशीय अवकाश नहीं होता है। इनके अतिरिक्त भीतरी अवयव मृतिकंक कोशिकाओं के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एपिथेलियल। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कृपिका, वृक्कीय नली आदि सभी उपकला ऊतक से बने होते। घनाकार उपकला ऊतक वृक्कीय नली तथा लाल ग्रंथियों की नली है अस्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये उपकला कोशिकाएं प्रग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो उपकला ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी उपकला ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशीय ग्रंथि का निर्माण करता है। उन्हें ग्रंथिल उपकला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आयत फलकी, जिसको क्यूब या क्यूबाइडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एपिथेलियल। तो एपिथेलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियां को बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संयोजी ऊतक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हिस्टामिन स्वाहक कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। प्राणियों के संयोजी ऊतकों के मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतु कोरक, महाभक्षुकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती है जो हिस्टामिन का स्रावन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकशोतक डैश के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है त्वचा और मांसपेशियां। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अवकाशीय ऊतक शरीर में दूसरे संयोजी ऊतकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह ढीला ढाला ऊतक होता है और दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रुधिर। रुधिर लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रुधिर यानी कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है तथा भ्रूणावस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। तो कहाँ? तो भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी, अपारदर्शी तथा इसे संवहनीय संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाहिका। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोनों एवं प्रोटीनों का स्राव व संश्लेषण करती है। अब हम लोग इसका सेकेंड टॉपिक पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यूज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक संवहन पुल बनाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जाइलम और फ्लोएम, यानी कि जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन का पुल बनाते हैं। कौन? तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिका आकार, आकृति, कार्य, उद्भव की दृष्टि से समान होती है ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर संवहन पुल का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्लोएम वाहिका। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक है। दूसरा संवहन ऊतक जाइलम है। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। यह संवहन
बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार के कोशिकाओं से होता है। ये 4 प्रकार कोशिकाएं, पहला चालन कुनालिकाएं, सखी कोशिकाएं, तीसरा है फ्लोएम मृदुतक और चौथा है फ्लोएम तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्क्लेरेनकाइमा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें दृढ़ ऊतक एक साधारण अस्थायी ऊतक है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। क्या करता है? पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। इसमें नेक्स्ट है अथूल कोण ऊतक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त लंबी अंडाकार या बहुभुजी जीवित तथा रसधानी युक्त होती है। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है मृदुदक। तो यह एक सरल अस्थायी ऊतक है। इस ऊतक की कोशिकाओं में सघन और जीवित प्रोटोप्लाज्मा एवं एक केंद्रक पाया जाता है। यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट, जलीय पौधे को तैयार करने के लिए गुहिकाएं रहती है जो मृदुदक के बीच में पाई जाती है। इस प्रकार की मृदुदक को वायुदक या एरेनकाइमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य पौधे की शुष्कन तथा संक्रमण से रक्षा करना है। पत्तियों के बाह्य त्वचा तथा छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में हरे पत्तियों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विभेदन। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्थूल कोण ऊतक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पौधों में लचीलेपन का गुण अस्थायी ऊतक स्थूल कोण ऊतक के कारण होता है। किसके कारण? तो स्थूल कोण ऊतक के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, लेकिन इनके सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन जमा होती है, इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं। इनमें अत्रकोशिकीय स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोलेरेनकाइमा। कोलेरेनकाइमा ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुक्त रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पौधों में भोजन के लिए उत्तरदायी होती है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। इनके द्वारा पूरे पौधे में कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है लिग्निन। तो अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। लिग्निन एक प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है। यह पानी और कार्बनिक विलायक में व्यवहारिक रूप से अघुलनशील है। इस वजह से इसके गुण पौधों में कोशिका भित्ति की जल परंपरागतता को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शीर्ष विभोजोतक। तो शीर्ष विभोजोतक तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। इसका अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो शीर्ष विभोजोतक जड़ तथा तनों के अग्र सिरे पर तथा पत्तियों के अग्रों पर पाए जाते हैं। इन ऊतकों के निरंतर विभाजित होने रहने से जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात ये ऊतक जड़ व तनों के सिरों पर वृद्धि बिंदु का निर्माण करते हैं। किसका? तो वृद्धि बिंदु का निर्माण करते हैं, यानी कि ग्रोइंग पॉइंट का निर्माण करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा एक सरल अस्थायी ऊतक है। कैसा? तो स्क्लेरेन्काइमा एक सरल अस्थायी ऊतक है। इसकी कोशिकाएं बहुत लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसकी कोशिका भित्ति कठोर, मोटी तथा लिग्निन युक्त होती है। ये कोशिकाएं परिपक्व होने पर मृत हो जाती है। क्या होती है? मृत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लिग्निन। लिग्निन के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं की दीवार मोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जाइलम। जाइलम सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है या एक संवहन ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। यह ऊतक पौधों में जल के संवहन का कार्य करता है। धातु है कि फ्लोएम दूसरा संवहन ऊतक है जो पौधों की पत्तियों में भोजन के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जाइलम। जाइलम एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जाइलम। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जाइलम पौधे में पाए जाने वाला एक संवहन ऊतक है जो पौधों में पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है। दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम है। रसारोहण की क्रिया जाइलम ऊतक के भीतर से होती है। जल और खनिजों के परिसंचरण के अतिरिक्त जाइलम वाहिकाएं तने और मजबूती प्रदान कर उसे ऊपर की ओर बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जाइलम। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जाइलम ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। यह एक संवहन ऊतक है। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जाइलम। जाइलम ऊतक पानी का संवहन करता है। कौन? तो जाइलम ऊतक पौधे में पानी का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जाइलम। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जाइलम जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिचालन करता है। जाइलम ऊतक पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ? तो जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। किसको? तो जाइलम ऊतक को चालन ऊतक भी कहते हैं। यह 4 विभिन्न प्रकार के घटकों से बना है। किस? तो यह कौन सा ऊतक? तो जाइलम ऊतक 4 विभिन्न प्रकार के घटकों से बना है। इसमें पहला है विहिनकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में जल के वहन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जाइलम। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जाइलम ऊतक पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। यह 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। ये है पहला विहिनकाएं, दूसरा है वाहिकाएं, तीसरा है जाइलम तंतु और चौथा है जाइलम मृदुतक। इसमें वाहिकाएं ये है, ये जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाते। तो क्या है? तो वाहिका का कार्य है ये जल को तने द्वारा जल से पत्ती तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट वाहिका है, तो इनका कार्य है ये पौधे को जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचा देगा है। तो इनका कार्य है ये पौधे की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है जाइलम, तो इनका कार्य है ये मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते। क्या करता है? जाइलम तंतु का कार्य ये मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। नेक्स्ट जाइलम मृदु तक, तो इसका कार्य यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। क्या करता है? यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है पेरेन्काइमा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पेरेन्काइमा ऊतकों में सभी कोशिकाएं समव्यवस्थित तथा पतली वियुक्ति होती है। मृदुदक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती है तथा कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विभोज्योतक या मेरिस्टेमिक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो विभोज्योतक ऊतक एक मात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा उत्पादन करता है। शीर्ष तथा अंतावृष्ट विभोज्योतक के कारण पौधे की लंबाई एवं शाखाओं में वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट है इसमें वृद्धि सूत्री विभाजन के फलस्वरूप होती है। विभाजन के पश्चात बनने वाली कोशिकाओं में विवर्धन तथा विभेदन होता है। इसके फलस्वरूप अस्थायी ऊतक एवं अंगों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृष्टि में सहायक होती है में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो पार्श्व विभोज्योतक ऊतक पादक में विभिन्न अंगों के अंदर लैटरल स्थिति में पाए जाते हैं। ये बेलनाकार होते हैं। इनके कारण पादपों की मोटाई में वृद्धि होती है जिसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है प्राथमिक लेटरल मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है द्वितीयक लेटरल मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जाइलम। जाइलम ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो जाइलम जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। किससे? तो जाइलम जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर कोई सामान्य कार्य करती है जैसे जाइलम फ्लोएम जाइलम जल और उसमें घुलने लवणों का संवहन करता है जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विभोज्योतक। तो विभोज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो पौधे में वृद्धि कुछ निहित भागों में ही होती है। ऐसा उन भागों में पाए जाने वाले विभोज्योतक के कारण होता है। विभोज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक और तीसरा विशिष्ट ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेल्यूलोज और पेक्टिन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कोलेनकाइमा एक सरल अस्थायी ऊतक है। यह पौधे को तनन सामर्थ्य प्रदान करती है जिसमें पत्ती एवं तनों में लचीलापन आता है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी और अनियमित ढंग से सेल्यूलोज और पेक्टिन से पौधे के विभिन्न भागों के कोनों पर मोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विभोज्योतक। तो रूट टिप या शूट टिप में विभोज्योतक ऊतक पाया जाता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो पौधे की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधे के वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को विभोज्योतक कहते हैं। और ये विभोज्योतक ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तो तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है शीर्ष विभोज्योतक। तो वैसे ऊतक जैसे जो तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होते हैं और उनकी लंबाई में वृद्धि करता है उनको शीर्ष विभोज्योतक कहते हैं। नेक्स्ट है पार्श्व विभोज्योतक। तो ये कैम्बिन तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है और उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है अंतावृष्टि विभोज्योतक। तो ये पत्तियों के आधार पर टहनियों के परत के दोनों ओर स्थित होता है तथा इन भागों की वृद्धि करता है। क्या करता है? इन भागों की वृद्धि में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्श्व विभोज्योतक। तो पार्श्व विभोज्योतक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। किसके कारण? तो पार्श्व विभोज्योतक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेम। किसके कारण? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण एक पौधे के तने या जड़ का घेरा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्श्व विभोज्योतक। पार्श्व विभोज्योतक के कारण तने या जड़ का घेरा बढ़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रस्त मेरिस्टोम डैश के शीर्ष पर पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है तना और जड़ें। तो अगस्त मेरिस्टोम तना और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। कहाँ पर? उसके शीर्ष पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पहला है लंबवत विभेदक, दूसरा है पार्श्व विभेदक, तीसरा है अंतावेशी विभेदक, चौथा है शीर्ष विभेदक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सी और डी, यानी कि अंतावेशी विभेदक और शीर्ष विभेदक से पौधों की प्राथमिक वृद्धि होती है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टोम कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टोम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं। ये प्राथमिक ऊतक बनाते हैं। इन्हें शीर्ष मेरिस्टोम कहते हैं। जब मेरिस्टोम अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तब इन्हें अंतावेशी मेरिस्टोम कहते हैं। अंतावेशी मेरिस्टोम और शीर्ष विभेदक दोनों ही प्राथमिक वृद्धि के जिम्मेवार है। किसके लिए? तो दोनों ही प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है, डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंदर के आंतरिक, यानी कि एलियोरियर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है, ऊतकों की मरम्मत करता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एलियोलर ऊतक अंगों के अंदर का स्थान भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और अंगों की मरम्मत करता है। एलियोलर ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। इन ऊतकों के द्वारा पौधे के कोमल अंगों में दृढ़ता और लचीलापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कैलिनकाइमा। अब हम लोग इसका एक्सपेंशन देखते हैं। तो कैलिनकाइमा अस्थायी और सरल प्रकार का ऊतक होता है। कैसा? तो कैलिनकाइमा अस्थायी और सरल प्रकार का ऊतक होता है जिनमें कोशिकाएं जीवित रहती है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। कैसी? तो इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, लेकिन कानों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है, इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं। नेक्स्ट है, कैलिनकाइमा की कोशिकाओं का आकार अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय हो सकता है। इनमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है। ये पौधे में वृद्धि कर रहे भागों जैसे शैशव तनों तथा पत्ती का वृत्त को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विभोज्य ऊतक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो विभोजक ऊतकों में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। ये मुख्यतः पौधों के वर्दी भागों में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली हो या विभाजित हो रही हो, या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। इनमें निरंतर विभाजन से पौधे में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अस्केनकाइमा। अस्केनकाइमा में अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अस्केनकाइमा एक सरल अस्थायी ऊतक है। यह पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है क्योंकि इनके किनारों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा लिग्निन का जमाव होता है। ये ऊतक तने से संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं समेत तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। इसका उदाहरण है नारियल के छिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जाइलम। जाइलम एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक। कैसा? तो जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह को जटिल ऊतक कहते हैं। यह ऊतक पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। नेक्स्ट, जाइलम पौधों के विभिन्न भागों में जल का परिवहन करता है। क्या करता है? जल पौधे के विभिन्न भागों में जल का परिवहन करता है। जाइलम की भांति फ्लोएम भी पौधों की तरह जड़, तना एवं पत्तियों में
पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता क्या करता है? पहुँचाता है। यह एक संचयक ऊतक है। क्या है? तो यह एक संचयक ऊतक है जो पौधे को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। किसका? तो संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। पैरेन्काइमा, काइलेन्काइमा और कैलेन्काइमा सरल अस्थायी ऊतक है। कैसा? तो ये सरल अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की कोशिकाएं मृत होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दृढ़ ऊतक। तो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता। क्या? इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है तथा इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। किसके? तो लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। यह ऊतक पौधे तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलकों में पाया जाता है। कहाँ? तो यह ऊतक पौधे तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलकों में पाया जाता है। यह ऊतक पौधे के बाहर परतों से रक्षात्मक रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति ऊतक का डायस परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दृढ़ ऊतक। तो वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतावेशी विभेदक पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पत्तियों के तल में। तो अंतावेशी विभेदक पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अंतावेशी विभेदक अग्रस्त विभेदक का ही भाग होता है जो जड़ और तथा तने की लंबाई में बढ़ने के कारण शीर्षस्थ विभेदक से अलग हो जाता है। किससे? तो शीर्षस्थ विभेदक से अलग हो जाता है और अस्थायी ऊतक में परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात यह भाग अस्थायी ऊतकों के बीच में होता है। किसमें? तो यह अस्थायी ऊतकों के बीच में होता है। इस प्रकार के ऊतक घास के पर्व एवं इनकी इक्विसिटम की तने के आधार पर, पुदीने के पर्व संधियों के नीचे तथा चीड़ के पत्ती के आधार पर पाया जाता है। इसी कारण पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपना विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डायस बनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, अस्थायी ऊतक बनाते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो विभेदक ऊतक अविभेदित विभाजन की क्षमता वाले ऊतकों का समूह है। इनकी कोशिकाएं समान व्यास वाली होती है। इनका आकार आयताकार या बहुमुखी होता है। ये अपनी विभाजित करने की क्षमता का त्याग करने के बाद अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों के पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जाइलम। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ऐसे ऊतक जो जल, खनिज, लवण तथा खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, जटिल ऊतक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये पहला इसमें जाइलम। तो यह ऊतक पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ? तो यह ऊतक पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे के जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवणों की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है दूसरा, फ्लोएम। तो जाइलम की तरह यह भी जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? बंडल का गठन करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करते हैं। नेक्स्ट है, डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, जाइलम। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है सामान्य अस्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक। इसमें पहला हम लोग सामान्य अस्थायी ऊतक देखते हैं। तो ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। तो सामान्य अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पहला ये है मृदुदक या पैरेन्काइमा, दूसरे है स्थूल ऊतक या कोलेन्काइमा, तीसरा है दृढ़ ऊतक या एस्केन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जाइलम। जाइलम सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम एक जटिल ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण अस्थायी ऊतकों के तीन प्रकार है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो साधारण अस्थायी ऊतकों के तीन प्रकार, इसमें पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा और तीसरा है एस्केन्काइमा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। तो सरल अस्थायी ऊतक
तो सरल अस्थायी ऊतक समान कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके प्रकार है, पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जटिल ऊतक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। तो पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है स्क्लेरेन्काइमा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। किसके? तो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। पेरेन्काइमा कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियां पतली होती है। कैसी होती है? तो पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है खाद्यों का प्रवाह। तो पौधे में फ्लोएम का कार्य खाद्यों का प्रवाह करना होता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फ्लोएम या बास्ट पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ? तो यह पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। कहाँ? तो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। यह एक संचायक ऊतक है। कैसा? तो यह एक संचायक ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भोजन। तो पौधों में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में पतली कोशिका भित्ति के कारण अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा पतली कोशिका भित्ति के कारण अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मृदुदक या पेरेन्काइमा एक जीवित सरल अस्थायी ऊतक तथा पतली कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे? तो यह सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके जीव दर में प्राय एक बड़ी केंद्रीय रितिका होती है। इसकी कोशिकाएं प्राय समव्यासी तथा विभिन्न आकारों की होती है। कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान तथा हरित लग पाए जाते हैं। ये सामान्यतः जल, भोज्य पदार्थ आदि का संचयन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है मृदुदक। तो मृदुदक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि वे अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पेरेन्काइमा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है जिन्हें पेरेन्काइमा ऊतक कहते हैं, जो कि अस्थायी ऊतक का एक प्रकार है। या पतली कोशिका भित्ति वाली तरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित होती है। कैसी होती है? कोशिकाएं जीवित होती है। कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पेरेन्काइमा ऊतक में अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए उसकी कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं में मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है जो पौधे को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है, जिसे पेरेन्काइमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेरिस्टोमेटिक यानी कि विभजोतक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा तथा कोलेनकाइमा विभजोतक के प्रकार है। विभजोतक ऊतक सामान्यतः पौधे के वर्दी भागों में पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें विभजोतक की क्षमता होती है। जब विभजोतक अपनी विभाजन की क्षमता खो देते हैं तो वे अस्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका
पतली कोशिका रस भित्तियाँ मुख्य नाभिकीय और कम रेतिकाएँ होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विभेदक, इसको मेरिस्टेमेटिक भी कहते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो विभेदक ऊतक के अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनकी कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली होती है या विभाजित हो रही है या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये पौधे के वर्दी भागों में पाए जाते हैं। इसके विशिष्ट लक्षण निम्न। इसके पहला, ये गोल अंडाकार या बहुभुजाकार होता है। दूसरा है, इसकी कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है एवं इनमें घने कोशिका द्रव, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नासिका और कम रिक्तियाँ होती है। नेक्स्ट है, जीव द्रव सघन, केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विभोज्योतक। तो विभोज्योतक ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाएं को अलग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक। तो विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है विभोज्योतक और दूसरा है अस्थायी ऊतक। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला है इसमें विभोज्योतक और दूसरा है अस्थायी ऊतक। तो जिन ऊतकों में विभाजन की क्षमता होती है उन्हें विभोज्योतक कहते हैं। ये प्रमुख रूप से पौधे के वर्दी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ? तो ये मुख्य रूप से पौधे के वर्दी भागों में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक कोशिकाओं के ऐसे समूह हैं जिनमें विभाजन की क्षमता का अभाव होता है। इनके द्वारा ही पौधे का यांत्रिक अवलंबन मिलता है। ये मुख्यतः बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं। किसमें? ये मुख्यतः बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्लोएम। तो फ्लोएम पौधे के सभी भागों में भोजन को पहुंचाता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फ्लोएम पौधे में पाए जाने वाला एक संवहन ऊतक है। यह पौधे की पत्तियों में भोजन को पौधे से विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज तत्वों को पौधे के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्लोएम। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक के उदाहरण। किसका? तो जटिल अस्थायी ऊतक के उदाहरण है। फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाला एक संवहन ऊतक है। दूसरा संवहन ऊतक जाइलम है। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर में पाया जाता है। कहाँ? तो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। यह पौधे की पत्तियों में भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जाइलम। जाइलम एक अस्थायी ऊतक का उदाहरण है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्राय अधिक विभक्त नहीं होती है। अस्थायी ऊतक जिनमें कोशिका की रचना होती है तथा उनमें कार्य एक समान होते हैं उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जाइलम एक अस्थायी जटिल ऊतक क्या है? तो जाइलम एक अस्थायी जटिल ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अस्क्लेरेन्काइमा। तो नारियल की छाल का निर्माण अस्क्लेरेन्काइमा ऊतक के द्वारा होता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नारियल के छालों का निर्माण अस्क्लेरेन्काइमा ऊतक द्वारा होता है। अस्क्लेरेन्काइमा कोशिका पौधे की जड़ों तथा तनों में मौजूद होती है। कहाँ? तो अस्क्लेरेन्काइमा पौधे की जड़ों तथा तनों में मौजूद होती है। यह कोशिकाओं में कोशिका भित्ति द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो कोशिका भित्ति सेल वॉल के द्वारा होता है, जो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन से बनी है। किससे? तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन से बनी है। ये कोशिकाएं पौधे के ऊतकों को सहायता प्रदान करती। क्या करती है? ये कोशिकाएं पौधे के ऊतकों को सहायता प्रदान करती है। यह ऊतक कठोर तथा मृत होती है। कैसी? तो यह ऊतक कठोर तथा मृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अस्क्लेरेन्काइमा फाइबर। तो अस्क्लेरेन्काइमा फाइबर का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है। कौन? अस्क्लेरेन्काइमा काइमेटस फाइबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सीड ट्यूब जाइलम का प्रकार नहीं है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जाइलम एक प्रकार का संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य जल और खनिजों का अवशोषण कर पौधे के पत्तियों तक पहुंचाना है। इसमें 4 प्रमुख कोशिकीय ऊतक होती है। इसमें पहला है विहीनकाय, दूसरा है वहिकाय, तीसरा है जाइलम मृदुदक, चौथा है जाइलम तंतु। इनमें से सीड ट्यूब भिन्न है। यह दारू में पाया जाता है। दारू का प्रमुख कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्से में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लोएम। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पौधे में 2 प्रकार के चारण ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें से एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम ऊतक का मूल कार्य जड़ से तने एवं पत्तियों तक पानी एवं पोषक तत्वों, खनिज, लवण इत्यादि का परिवहन करना, जबकि फ्लोएम का ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों यानी पत्तियों में तैयार सामग्री यानी कि शर्करा को पौधों के सभी भागों में पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैलेनकाइमा। पौधों में लचीलापन कैलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती है और आगे भी विभाजित होने की शक्ति खो देती है, इस प्रकार की कोशिकाओं को अस्थायी ऊतक कहते हैं। ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार के ऊतक को सरल ऊतक कहते हैं। उदाहरणतः पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है। कोलेनकाइमा एक अन्य प्रकार का तरल अस्थायी ऊतक है जिसके कारण पौधे में लचीलापन होता है। ये पौधे के वृद्धि हो रहे भागों जैसे द्विबीज पत्ती, शाकीय पौधे, तना, पत्ती, वृत्त को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थायी ऊतक को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोलेनकाइमा। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थायी ऊतक को कोलेनकाइमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में डाइस नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ ऊतक डैश से बना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, निर्जीव कोशिका। तो दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बना है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बने होते हैं। यह ऊतक पौधे के तने, पत्तियों के सिरे, फलों तथा बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। जिन पौधों में रेशे उत्पन्न होते हैं उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्क्लेरेन्काइमा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा एक प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक, कैसा एक प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक है जो पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता करता है। जो पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीज और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है, जैसे नारियल के छिलके। इस ऊतक के निम्नलिखित गुण है। तो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के निम्न गुण है। इसमें पहला है, इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती क्या? तो इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। दूसरा, ये लंबी एवं पतली होती है क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। नेक्स्ट है, यह पौधा के भागों को मजबूत प्रदान करता है। क्या करता है? यह पौधा के भागों को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोम परत होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्यूटीन। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस में क्यूटीन की एक मोटी मोम जैसी परत होती है जो वाष्पीकरण की दर को कम करती है। क्या करती है? वाष्पीकरण की दर को कम करती है, जिससे पौधे अपना जल स्तर बनाए रखते हैं तथा सूखते नहीं हैं। क्यूटीन पौधे के बाहरी आवरण को ढक देता है। क्या करता है? ढक लेता है तथा जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। कैसा? तो यह जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संवहनी। तो अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पादप ऊतक में स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, 2 भाग के होते हैं। पहला है सरल ऊतक और दूसरा है जटिल ऊतक, जिसमें सरल ऊतक का कार्य भोजन का निर्माण करना तथा एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करना, तथा जटिल ऊतक में जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। इनका कार्य जल तथा एवं खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में संवहन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वल्कल।
अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वृक्ष की बाहरी छाल या वत्कल की संरक्षी परत होती है। सैप या रस कैम्बिन परत तथा अंतःकोष्ठ के बीच में होता है। पित्त वृक्ष का केंद्र होता है जिस पर वृक्ष का भोजन संग्रहित होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में सारा कुछ को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का 3rd चैप्टर उत्तक को डिस्कस किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4th चैप्टर जैव लिपिड प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल इसको डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।